गुड इवनिंग। आप सभी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में स्वागत है। आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? कौस्तुभ जी, आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? राइट एस? ओके ओके। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी, और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स है, टेक्निकल सब टॉपिक है। इसको अच्छे से समझ लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज हम लोग एक बार पुनः जो है स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 56। ठीक है, अब जो भी आएंगे इससे जोड़ते जाएंगे, अपना देख लेंगे, वीडियो भी बनी रहेगी, उससे कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन 56 जो है वो इम्पॉसिबिलिटी से संबंधित है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, जैसा हमने बताया अभी पूर्ववत में, आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने चर्चा किया था कि हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स, ठीक है, हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स, नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, 3-4 ऐसे शब्द हैं जिनके आधार पर रेस्ट ऑफ द क्या कहते हैं, सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 पे रेस्ट ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज पे एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है। ठीक है, उस पर आधारित है। उसके संदर्भ में हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये देखेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज अगर होता है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वो माइक्रोफोन लो गया, इस वजह से हो रही होगी। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर हम करेंगे कि उसका परफॉर्मेंस, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इट इज रिक्वायर्ड दैट इस परफॉर्मेंस मस्ट बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि इम्पॉसिबिलिटी, इफ एनी एक्ट व्हिच हैज बीन हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, देन आप कुछ घटनाएं या कुछ इवेंट्स व्हिच इज नॉट अंडर माय कंट्रोल, अगर वो मेरे नियंत्रण में नहीं है या नियंत्रण में है, हम जानबूझ के उस तरह की अगर करते हैं, तो उस तरह के अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट हैं, तो वो क्या माने जाएंगे? उस तरह के सारे करार जिसके कार्य का होना या न होना क्या करेगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट की डिस्चार्ज पर डिपेंड करेगा, परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई घटना ऐसी है, कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देते हैं कि हमने कहा कि मैं जो है आप लोगों को सूर्य का प्रकाश एक उसमें बॉक्स में बंद करके दे देंगे। ठीक है, आई हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड विद यू
दैट आई हैव बीन क्लोज्ड अ सन रेज इन अ बॉक्स, ठीक है, देयर आफ्टर यू आर एग्रीड आल्सो फॉर दैट, बट it is not a contract. It contract would be void. Their performance is impossible. Any person cannot be interpret or change the event on the basis, and no person can be claimed, whether the parties of the contract or not party of the contract cannot claim that kindly give compensation or raise of the sun which had been closed in the box, ठीक है। ये देखा जाएगा कि बॉक्स में जो क्लोज हुआ था, हमने जो वादा किया था, आपसे एक करार किया था, उसी के आधार पर हमने कहा था, क्या कहा था कि आप जो है, मैं आपको एक बॉक्स में सूर्य की किरणें बंद करके दूंगा, इस तरह का हम दोनों में करार हुआ। आप कहे ठीक है, अगर आप हमको सूर्य की किरणें एक बॉक्स में बंद करके दे देंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा। दो व्यक्तियों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब पार्टीज, एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज सन के प्रकाश को एक पिंजरे में बंद कर सकता है? नहीं, यानी इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो भी करार हुआ है वो संभव नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि अगर कोई इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, देन इट मे बी वाइड, यानी नो पर्सन कैन बी क्लेम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी पर्सन क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज डिपेंड ऑन द अनएक्सपेक्टेबल इवेंट्स, ऑन अनएक्सपेक्टेबल वर्क विच हैज बीन एग्रीड बाय द बोथ पार्टीज, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखा जाएगा, इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी चीज असंभव है, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रारंभ से ही असंभव कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनिशियल फेज पे ही मान लिया जाएगा कि ऐसा जो करार हुआ है वो असंभव है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, संभव नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और दूसरा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी दो तथ्यों पे हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड रहेगा, दो तथ्यों पे इम्पॉसिबिलिटी डिपेंड रहेगी, दो तथ्य डिपेंड रहेगी। पहला इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा सब्सिक्वेंट पॉसिबिलिटी। अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम सूर्य की किरणों को एक बॉक्स में बंद करके आपको देंगे, किसी भी व्यक्ति से हम ऐसा करार करते हैं, वह व्यक्ति भी क्या होता है, सहमत हो जाता है हमारी बातों से, ठीक है, और कहता है ठीक है, तो दोनों के बीच में करार हो गया है। लेकिन जो करार का कारण है, जो सब्जेक्ट मैटर है करार का, वो क्या है, असंभव है, यानी वह करार जो है होना संभव नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति सूर्य की प्रकाश की किरणों में को बॉक्स में नहीं बंद कर सकता है, ठीक। तो यानी ये जिस दिन से करार हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑन विच डेट इट हैज बीन क्लियर्ड, देयर आफ्टर इट कैन नॉट बी परफॉर्मेड, यानी पहले दिन से ही, जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसी दिन से ये मान लिया गया है कि इसका परफॉर्मेंस संभव नहीं है। यानी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्टेड, बट द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट, द सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी टू टाइप ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56, impossibility of contract is void,
अब इम्पॉसिबिलिटी में फर्दर बी डिवाइडेड इन इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी आई हैव बीन एक्सप्लेन्ड एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इज दैट कि इफ एनी पर्सन हैज बीन कॉन्ट्रैक्ट मेड ए कॉन्ट्रैक्ट, टू पार्टीज आर एग्रीन ऑन द सेम पॉइंट्स, एक तथ्य पर आधारित हैं और दोनों सहमत हो जाते हैं, बोथ पार्टीज आर एग्रीड एंड मेड ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि हम दो लोग सहमत हुए कि ऐसा है कि हम लोग सिनेमा देखने चलेंगे, पिक्चर देखने चलेंगे। ठीक है, दो लोग सहमत हुए कि हम लोग पिक्चर देखने चलेंगे और पिक्चर हॉल वाले से क्या हुआ कि सहमति बनी, हमने एक टिकट एडवांस में ऑनलाइन बुक कर लिया। ठीक है, हमने हॉल का टिकट एडवांस ऑनलाइन बुक कर लिया। ठीक, अब उस कंडीशन में देखिएगा वहां तक तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परफॉर्मेंस होने लायक है। ये माना जाएगा कि अगर हम पिक्चर हॉल गए जाने के लिए क्या किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं पिक्चर हॉल वाले से कि हम पिक्चर देखेंगे, आपके मूवी थिएटर में जो भी लगा है पिक्चर उसको देखेंगे, हमने ऑनलाइन परचेज कर लिया। इट मीन्स आई हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू द ओनर ऑफ द थिएटर। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्टेड हो गए कि वो हमको अपने सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाएंगे एंड आई एम एग्रीड टू सी द पिक्चर इन द थिएटर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, अब उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, पॉसिबल भी है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, संभव है, लेकिन सब्सिक्वेंट घटना हो जाती है। इट मीन्स एनी टाइम इफ द थिएटर हैज बीन बर्न, अगर उसमें आग लग जाती है, उस थिएटर में आग लग जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाता है थिएटर, तब क्या होगा, हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उस समय हमारा क्या था, एक्चुअल पोजीशन ये थी कि हमारा और उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और संभव भी था, यानी उसका परफॉर्मेंस 100% हो जाता। इफ अनवांटेड इवेंट, इनविटेबल इवेंट हैज नॉट बीन हैपेंड, अगर उस थिएटर में आग नहीं लगती, ठीक है, अगर उस थिएटर में आग नहीं लगती तो हम जाके उस पिक्चर हॉल में उसी टिकट पर जो हमने ऑनलाइन परचेज किया था पिक्चर देख लेते। थिएटर था वो जल गया, ठीक है, वही सब्जेक्ट मैटर था, और जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना संभव नहीं है। ठीक है, यानी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हैज बीन हैपेंड इन दिस इवेंट। इस घटना के द्वारा हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं और मानते हैं कि अगर इस तरह की घटना कहीं भी हो रही है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हो रही है, करार के अंतर्गत हो रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि इस तरह का करार जो है वह शून्य हो जाएगा। यानी दोनों स्टेज में, वेदर इट इज हैपेंड बाय द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और इट हैज बीन हैपेंड बाय द subsequent impossibility, in the both ways the agreement contract would be void. It means no person can be claimed for the reimbursement or compensation to that person who has been contracted. ठीक है, अगर उस व्यक्ति से वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उसका रिइंबर्समेंट कंपनसेशन के लिए नहीं कर सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है। अब एक चीज और आता है इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ वाइड हो जाएगा जिसका परफॉर्मेंस संभव नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ हम सब्सिक्वेंट के बात करते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिस समय हम करते हैं उस समय तो इनिशियल स्टेज पर था कि वो संभव था जैसा हमने सब्सिक्वेंट स्टेज में किया, लेकिन बाद में अगर इम्पॉसिबल हो गया, केवल दो चीजों से इम्पॉसिबल माना जाएगा, इफ द सब्जेक्ट मैटर हैज बीन डिस्ट्रॉयड और
it intentionally has been changed in the subsequent। ठीक है, आपको क्रेल वर्सेस हेनरी वाले में आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसमें ये दो तथ्य माने गए। पहले तो हम शुरू में फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी पर ध्यान देते रहे, लेकिन बाद में जो है हम सब्जेक्ट मैटर हैज बीन चेंज और इंटेंट ऑफ द माइंड को भी ध्यान दिए कि इन द सर्कमस्टांसेज हैज बीन हैपेंड आफ्टर सम टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स द some sequences has been happened, subject matter and physically it is possible, but due to change of the planning or due to any unwanted circumstances has been happened, it has to change the whole planning of that act। ठीक है, then after it is impossible। On such basis it may be a impossible and their performance shall not be done। ठीक है, and in this situation every contract would be void and no enforcement has been done। ठीक है, अब एक चीज आता है कि कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस एक्ट इन द इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या हम कॉम्पनसेशन के लिए दे सकते हैं, तो उसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है टू द एक्सटेंट ऑन विच द वैलिड पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस हैज बीन हैपेंड। ठीक है, ये केवल सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में ही हो सकता है कि जितना हमने पार्ट परफॉर्म किया है केवल उतना ही का हम कंपनसेशन दे सकते हैं। रेस्ट ऑफ द डेट या इट मीन्स आफ्टर द सब्सिक्वेंट परचेजिंग आफ्टर द सब्सिक्वेंट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इट कैन नॉट बी कंपनसेटेड टू दैट पर्सन। और यानी उस व्यक्ति को कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता जब से वो घटना घटित हो गई है। ठीक है, यानी पहले के पार्ट का, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं कि अगर एक म्यूजिशियन किसी थिएटर मालिक से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और थिएटर मालिक और म्यूजिशियन में कॉन्ट्रैक्ट होता है। थिएटर मालिक कहता है कि आप हमारे यहाँ 6 सप्ताह तक जो है एवरी संडे 6 वीक्स जो है आप हमारे यहाँ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, म्यूजिक कॉन्सर्ट प्ले करेंगे। ठीक है, वो एग्री हो जाता है। अब थिएटर मालिक उसको क्या करता है, कुछ पैसा दे देता है। ठीक है, एडवांस के रूप में। कॉन्ट्रैक्ट पुख्ता हो गया। ऑन दैट इवेंट एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑन द वे, उसमें कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है और सारी चीजें अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रही हैं। इन केस if the music player or musician has played 6 weeks, अगर 6 संडे वो परफॉर्म करता है, ठीक है, उस कंडीशन में देन आफ्टर 6 वीक्स मतलब देन आफ्टर 3 वीक्स क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर म्यूजिक हॉल जल गया, इन केस मान लीजिए 6 सप्ताह बाद अगर म्यूजिक हॉल जल गया तो वो 5 सप्ताह तो किया है, 6वें सप्ताह में अगर म्यूजिक हॉल जल गया तो उस केस में मान लिया जाएगा कि अब क्या है, अब संभव नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया है। और इस तरह के इम्पॉसिबल को क्या कहेंगे, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, इसको सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि इनिशियल स्टेज में वो 5 संडे को प्ले कर चुका है थिएटर में। अब वो क्या करता है, क्लेम करता है। ठीक, अब जब वो क्लेम करता है तो ये देखा जाता है तो उसमें जो प्लेंटिफ है, जो डिफेंडेंट है, ठीक है, यानी थिएटर मालिक है, वो रिफ्यूज कर देता है, कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट पे एनी मनी फॉर योर परफॉर्मेंस बिकॉज इट हैज बीन impossible, it become impossible, but the court has not agreed on that point and court realized
दैट नो पर्सन, ये आप लोग आप पढ़ेंगे 73 और 75, सेक्शन 75 में आप लोगों को एक मिलेगा अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट यानी बिना किसी कारण के, बिना किसी तर्क के किसी व्यक्ति का धनी हो जाना। अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल के आधार पर कोर्ट ने कहा कि नो पर्सन शैल बी अलाउड टू अनजस्ट एनरिचमेंट। इट मीन्स थिएटर मालिक क्या था, अनजस्ट एनरिचमेंट कर रहा था और वो 7 सप्ताह का पैसा उसको नहीं देना, 4 सप्ताह का पैसा उसको नहीं देना चाहता था। लेकिन वहां पर कहा गया कि कोर्ट के द्वारा कि नहीं, जितना उन्होंने परफॉर्म कर दिया है प्ले, जितना यानी द पार्ट विच हैज बीन प्लेड बाय द म्यूजिशियन एट दैट टाइम इट मस्ट बी पे बाय द थिएटर ओनर। ठीक है, it is required, it is necessary to pay their performance because it has been happened subsequently. It cannot be depend on the matter that it has been based on the from the date of contract or date of performance। नहीं है, परफॉर्मेंस के डेट से नहीं है, वो 4 सप्ताह बाद हुआ। देन आफ्टर यू मे पे 4 weeks परफॉर्मेंस चार्जेस टू दैट पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से सब्सिक्वेंट और इनिशियल स्टेज दो तरह के परफॉर्मेंस आपने देखे। अब इसमें 2 प्रिंसिपल और आते हैं। ये जैसे 2 हो गया कि एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हो गई, एक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसी में 2 प्रिंसिपल और आते हैं कि डिस्ट्रॉय ऑफ द सब्जेक्ट मैटर यानी फिजिकल डिस्ट्रॉय, और एक हो जाए है इनिशियल यानी माइंड सेट या प्लान चेंज के आधार पर जो इम्पॉसिबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं, उसके आधार पर अगर कोई चेंजेज होता है तो उसको भी कहते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। और वो 2 प्रिंसिपल इसमें एक्सेप्टेबल है। इसी आधार पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वाइड हो गया, क्योंकि ये इसका परफॉर्मेंस संभव नहीं है और इसको इम्पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, ठीक है, तो अगर उसका सब्जेक्ट मैटर किसी कारण से भी अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है या नहीं होता है, उसके आधार पर ये मान लिया जाता है कि उसके नेचर में चेंजेस आए हैं, या तो फ्रॉम द फर्स्ट डेट या सब्सिक्वेंटली। ठीक है, अगर वो इम्पॉसिबल हो गया तो उस कंडीशन में उसका मतलब कंपनसेशन या परफॉर्मेंस प्ले कराना संभव नहीं होता है। इस कंडीशन में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आए, जिसके आधार पर हम पहला केस आप लोग नोट कर लें, पैराडाइन वर्सेस जोन्स का केस है, पैराडाइन वर्सेस जोन का, जिसमें सब्सिक्वेंट हैपनिंग शुड नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कंसीडर किया गया कि अगर सब्सिक्वेंट हैपनिंग है, ठीक है, जैसा हमने अभी बताया आप लोगों को एक थिएटर और म्यूजिशियन का बताया कि सब्सिक्वेंट हैपनिंग के आधार पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज 0 नहीं माने जाएंगे, टोटली 0 नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जितना रेस्ट ऑफ द पार्ट उसने किया है उसका उतना प्ले करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। यही बात किसमें कही गई है, पैराडाइन वर्सेस जोन के केस में। किंग बेंच की केस है जो 1647 में डिसाइड हुआ था। 1647 पैराडाइन, PA केस लिख लीजिए, PARADINE, पैराडाइन वर्सेस जोन्स। ठीक है, इसमें लिख लीजिए कि सब्सिक्वेंट हैपनिंग शुड नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, subsequent happening of the event should not affect a contract already made। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है उसको
क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट घटनाएं प्रभावित नहीं कर सकती हैं। ये प्रिंसिपल पैराडाइन वर्सेस जोन्स में आया, ठीक। और इसका ये हुआ कि ये मान लिया गया कि जो लेसर था, यानी इसमें एक इसका जो ब्रीफ है, फैक्ट है, वो ये है कि एक डिफेंडेंट क्या करता है, एक प्लेंटिफ को, यानी पैराडाइन ने, जोन्स ने पैराडाइन को एक स्टेट क्या किया, रेंट पर दे दिया, ठीक है। किस पर दे दिया, लीज पे, और उस पर कह दिया कि आप कुछ पैसा हमको दे दीजिएगा। देयर आफ्टर सब्सिक्वेंटली वो क्या किया, पैराडाइन जोन्स ने उसी लीज को, उसी लैंड को एक और एलाइन एनिमी को दे दिया। एलाइन एनिमी मतलब कि विदेशी, यानी दुश्मन देश के व्यक्ति को उसने लीज पर दे दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया उसके फेवर में, ठीक है, उसके फेवर में डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब इस कंडीशन में ये आया कि अगर किसी व्यक्ति को, विदेशी व्यक्ति को, अगर वो हमारे देश का शत्रु है, एनिमी है, तो उस कंडीशन में इफ एनी ट्रांजैक्शन हैज बीन हैपेंड इट शुड बी इम्पॉसिबल ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी ये मान लिया जाता है कि देयर परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल, उसका परफॉर्मेंस संभव नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन के आधार पर कौन था, जोन्स ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं कोई कंपनसेशन नहीं दूंगा, मैं कोई मतलब उसका रेंट नहीं दूंगा, जोन्स ने। तो पैराडाइन क्या किए, केस लाए, पैराडाइन ने फाइल किया, पिटीशन फाइल किया। उसके अंतर्गत पैराडाइन ने ये प्ली लिया कि ये घटना सब्सिक्वेंटली है आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन एग्जिस्टेड, यानी एट दैट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जिस्टेड एट दैट पॉइंट on everything on the basis of initiation of the contract, जो भी इनिशियल स्टेज है, इसेंशियल्स हैं, वो सब फुलफिल हो रहे थे। बट आफ्टर द सब्सिक्वेंटली हैपनिंग ऑफ द इवेंट कैन नॉट होल कॉन्ट्रैक्ट विल बी इम्पॉसिबल, यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल देना ये संभव नहीं है, और इस तरह का अगर किया जा रहा है तो इसमें अनजस्ट होगा, अनजस्ट एनरिचमेंट होगा। इसलिए कोर्ट ने उसकी जोन्स की बात को मानते हुए ये मान लिया कि पैराडाइन को उसका पेमेंट करना चाहिए, उसका रेंट देना चाहिए, ठीक है। यानी जोन्स का रेंट भला ही वो डिस्पोज कर दिया एलाइन एनिमी के फेवर में, लेकिन जितना दिन उसने परफॉर्म किया रहा उसका रेंट उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। देयर आफ्टर सब्सिक्वेंटली एंड वन अनदर केस हैज बीन हैपेंड, ये तीन केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो नाम से जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। क्रेल वर्सेस हेनरी का जब देखेंगे तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये दोनों एक ही नाम है, कभी कभी इधर उधर करके पूछता रहता है, ठीक है। और उसमें कहता है कि मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन सा है, और उससे क्या कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कौन है। तो दोनों एक ही है, और वो दो सब्सिक्वेंट इवेंट्स पर डिपेंड करेगा, और दो स्टेजेज होती हैं जिसके आधार पर इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, यानी इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है, ठीक है। उस कंडीशन पे देखा जाएगा। तो दूसरा केस है टेलर, TAYLOR, टेलर वर्सेस कोल्डवेल, टेलर वर्सेस कोल्डवेल। क्वीन बेंच का केस है 1863, टेलर वर्सेस कोल्डवेल, क्वीन बेंच का केस है 1863। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्लैकबर्न, जस्टिस लॉर्ड ब्लैकबर्न ने एक प्रिंसिपल दिया कि रूल ओनली अप्लाई व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबिलिटी का रूल तभी अप्लाई होगा जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो,
पॉजिटिव हो और एब्सोल्यूट हो। अब इन्होंने नई थियरी दे दी, यानी टेलर वर्सेस कोल्डवेल के केस में इन्होंने एक नई थियरी दे दी और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी चेक होगी, कॉन्ट्रैक्ट की वैधता चेक की जाएगी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव था और कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट था। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वो सारे इसेंशियल्स को पूरा करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर ही सवाल उठा दिया और ये कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट है और पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को सब्जेक्ट मैटर के आधार पर ही इम्पॉसिबिलिटी डिसाइड की जा सकती है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव नहीं है और एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब ये नहीं कहा जा सकता कि आफ्टर सब्सिक्वेंट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हुआ, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल होते हैं, कंडीशन के आधार पर डिपेंड होते हैं, तो उनको हम नहीं कह सकते। उनकी इम्पॉसिबिलिटी अगर घटित होती है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको मानेंगे नहीं। और इन्होंने कहा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो एब्सोल्यूट होगा और उसमें कोई अनवांटेड इनविटेबल इंसिडेंट हैपन हो जाती है जो न तो प्रोमिसर के उसमें है और न एक्सेप्टर के कंट्रोल में है, दोनों के कंट्रोल में नहीं है, तो अगर ऐसी घटना घटित होती है देन आफ्टर इट मे बी अंडरस्टैंड दैट द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट इज बिकमिंग इम्पॉसिबल ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें एक केस था कि वही हमने आप लोगों को कुछ समय पहले ट्विडलबर्ग से केस में एक हाल का हमने उदाहरण दिया था, सेम केस वही है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो डिफेंडेंट है वो एक एग्रीमेंट करता है, किससे एग्रीमेंट करता है? प्लेंटिफ से। प्लेंटिफ क्या होता है कि म्यूजिशियन होता है, वो गायक होता है और गायक से वो म्यूजिक हॉल वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि ठीक है आप जो है हमारे यहाँ गाना गाएंगे, पर संडे इतना इतना गाएंगे, ये सारी चीजें हैं, ब्रीफ ऑफ द फैक्ट ऑफ दिस केस। ठीक है, और उसके साथ फिर ये मान लिया गया वो कि गाना गाएगा कि नहीं गाएगा इट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। ये क्या किए, डिफेंडेंट ने उसको कुछ एडवांस दे दिया। ठीक है, देन आफ्टर सब्सिक्वेंट हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या हुआ, थिएटर जल गया। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, अगर जिस दिन घटना मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना था, जिस दिन परफॉर्मेंस होना था, म्यूजिशियन द्वारा परफॉर्म करना था, उसी दिन क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया और वो क्या हो गया, थिएटर जल गया। ठीक है, उस कंडीशन में क्या ये संभव था कि परफॉर्म हो पाता? संभव नहीं था। ठीक है, और ये मान लिया गया कि इफ द सब्जेक्ट मैटर हैज बीन डिस्ट्रॉयड द कॉन्ट्रैक्ट इज बिकम इम्पॉसिबल। ठीक है, परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल, तो उस कंडीशन में अगर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एब्सोल्यूट था, नहीं एब्सोल्यूट कंटिन्यूइंग था। ठीक है, एब्सोल्यूट था लेकिन कंटिन्यूइंग था। उस कंडीशन में मान लिया गया कि अगर वो होता है तो कोई भी क्लेम किसी के खिलाफ नहीं बनेगा और उस कंडीशन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ contract which has been happened in becoming of the impossibility it has been clear void, यानी शून्य हो जाएगा और उस आधार पर उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस आधार पर उन सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहेगा तो दोनों पार्टी को एक एक्सक्यूज दे दिया जाएगा कि आप लोग जो है इस आधार पर इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि जब सब्जेक्ट मैटर के आधार पर अगर कोई चीज़ें होती है तो उस पर आप किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि दो घटनाएं, और वो किस पे डिपेंड है, फिजिकल इवेंट पे डिपेंड है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा कि हमने दो पैराडाइन वर्सेस जोन्स का केस पढ़ा और टेलर वर्सेस कोल्डवेल का केस पढ़ा। दोनों फिजिकल डिस्ट्रॉय
यानी फिजिकल डिस्ट्रॉय ऑफ द सब्जेक्ट मैटर देखा, यानी जहां पे परफॉर्म होना था वहां पर ही जो सब्जेक्ट मैटर था वो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल ज्यादा दिन तक नहीं चला और इसमें कंसीडर किया गया कि केवल फिजिकल डिस्ट्रॉय कैन नॉट बिकम एन ओनली इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ अनवांटेड हैपनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट भी हो सकते हैं, प्लानिंग भी हो सकती है, चेंजेस भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उस आधार पर इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। केवल सब्जेक्ट मैटर खत्म होने से इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, उस कंडीशन में माना गया दोनों प्रिंसिपल को, आप लोग लिख लीजिए, इन बोथ ऑफ द केसेस सोन टू प्रिंसिपल एराइजेस डिस्कशन, यानी दोनों प्रिंसिपल में डिस्कशन शुरू हो गया, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। पहला प्रिंसिपल ऑफ सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करने लगे। पहला प्रिंसिपल था कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो टेलर वर्सेस कोल्डवेल में दिया गया है उस पर डिस्कशन चलने लगा कि हाउ टू डिसाइड एब्सोल्यूट लायबिलिटी in this situation if the contract has become void या impossible subsequently or initially। दूसरा प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट विद डिस्चार्ज। ठीक है, assumption of destroying of the change of the circumstances, assumption of destroying of subject matter or change of the circumstances। दूसरा प्रिंसिपल ध्यान दीजिएगा, change of the circumstances, यानी कोई परिस्थितियां अगर चेंज हो जाती हैं, सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन परिस्थितियां चेंज हो गई। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, समझिएगा, अभी इसमें आगे एक केस है उसके उदाहरण के अनुसार भी देखिएगा, लेकिन एक इनिशियल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने अभी एक उदाहरण दिया कि हम जो है चंद्रलोक थिएटर में पिक्चर देखने के लिए ऑनलाइन क्या किया, परचेज किया टिकट। ठीक है, तो हमारा और चंद्रलोक थिएटर के कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेजिंग, ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ द टिकट, ये मान लिया गया कि मैं कल पिक्चर देखने जाऊंगा, किसमें? चंद्रलोक कॉलोनी में, चंद्रलोक थिएटर में। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये मान लीजिए कि हमने क्या देखा, फिजिकल डिस्ट्रॉय देखा, यानी थिएटर ही जल गया, तो वहां पे नहीं कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई, तो उस कंडीशन में मान लिया कि नहीं दिया, वो वाइट हो गया हमको। ठीक है, अगर कर्फ्यू लग गया उसका, चंद्रलोक थिएटर के पास अगर कर्फ्यू लग गया या कोई ऐसा, ठीक है, पूरी एरिया को सील कर दिया गया, उस कंडीशन में क्या होगा? यानी दोनों है, ध्यान रखिएगा, एक तो फिजिकल डिस्ट्रॉय हो गया, चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। दूसरा प्रिंसिपल कहता है चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस के आधार पर क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि अगर परिस्थितियां चेंज हो गई हैं तो उस आधार पर भी अगर इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, इम्पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें भी कोई लायबल नहीं माना जाएगा और वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वाइड हो जाएगा। ठीक, तो उस आधार पे उसको हम लोग देखेंगे। तो ये दो प्रिंसिपल हैं, पहला फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल डिस्ट्रॉय, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और प्रिंसिपल ऑफ assumption हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग के अंतर्गत ये देखी जाएगी। ठीक है, ये दोनों प्रिंसिपल के बाद एक जो केस आया, जो सिचुएशन एराइज हुआ, जो अभी हमने उदाहरण दिया है, इसको रेज किया गया फ्रस्ट्रेशन के रूप में। ठीक है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के रूप में। और ये कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कहा गया कि केवल फिजिकल डिस्ट्रॉय के आधार पर कोई इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस या इनिशिएशन ऑफ द माइंडसेट आवश्यक है। यानी दोनों कंडीशन पे उसको हम एग्जीक्यूट कराने के इम्पॉसिबल अगर हो जाता है
तो उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि इसको इनिशिएट कर दिया गया कि ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज हैड इन माइंड। ठीक है, अगर मान लीजिए फिजिकल सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो पार्टी के अगर माइंड में है तो वो इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। यानी दोनों तरफ से, अगर वो चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेज इट हैज बीन एग्जिस्टेड इन द माइंड ऑफ द पार्टीज, ठीक है, इट कैन नॉट बी सेड दैट इट बिकम इम्पॉसिबल। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट। केवल सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रॉय हो जाने से उसका नहीं होगा। अब इसमें क्रेल वर्सेस हेनरी का केस है 1903, किंग बेंच केस का केस है। इसमें ये था, इसका ब्रीफ ये था कि जो राजा थे जिनके, उनका प्रोसेशन निकलना था। प्रोसेशन मतलब होता है कि शव यात्रा। ठीक है, उनकी शव यात्रा निकलनी थी, तो शव यात्रा के लिए एक प्लेस, जो मतलब डिफेंडेंट था, उसने एक प्लेस ले लिया, खरीद लिया, परचेज कर लिया और कहा कि हम यहाँ फ्लैट बनाएंगे। ठीक है, और ये प्रचारित कर दिया कि राजा जो है, अगर राजा का जो प्रोसेशन निकलेगा, यानी शव यात्रा निकलेगी, इधरिए से निकलेगी, इधर से ही निकलेगी, ये प्रचारित कर दिया उसने, डिक्लेयर कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही, और कहा इधर से ही क्रेल, CKRELL, क्रेल वर्सेस हेनरी, HENRY, हेनरी 1903, किंग बेंच। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये मान लिया गया कि जो प्रोसेशन है राजा का, वो इधर से ही निकलेगा, और यही प्रचारित करते हुए उसने फ्लैट बुक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसमें प्लेंटिफ ने भी एक फ्लैट, यानी क्रेल ने भी एक फ्लैट ले लिया। ठीक है, अब वो था कि चलिए ठीक है, राजा का प्रोसेशन इधर से निकलेगा, शव यात्रा निकलेगी, तो मैं देखूंगा कैसे निकलता है। ठीक है, और उसी के अंतर्गत वो फ्लैट ले लिया, बन गया, सारी चीजें हो गई। पर ड्यू टू इलनेस ऑफ द किंग, यानी राजा की बीमारी के कारण या किसी परिस्थिति, अन्य परिस्थिति के कारण क्या हुआ, वो जो प्रोसेशन था, यानी जो शव यात्रा थी, वो क्या हुआ, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया, उसका रूट बदल दिया गया। यानी जहां पर ये लोग लिए थे कि फ्लैट लिए थे कि हम राजा के शव यात्रा प्रोसेशन को देखेंगे फ्लैट में, अपने फ्लैट में रह के, इसीलिए उन्होंने परचेज किया था, वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, परिस्थितियां चेंज हो गई। सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो फ्लैट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन चेंज क्या हुआ, सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ, प्लान चेंज हो गया। ठीक है, और वो दूसरे तरफ से निकल गया। तो यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट जो है, उस आधार पर यह मान लिया गया कि इनका प्रोसेशन नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग नहीं देख पाएंगे, और इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि आप जो हैं इनका मतलब कि जो बैलेंस रेंट है वो देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, उनको जो रियल ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, जब सर्कमस्टांसेज नहीं हुई, घटना ही घटित नहीं हुई, उस कंडीशन पे आप किसी को कैसे बाध्य कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें प्लेंटिफ वाज नॉट इंटाइटल्ड, प्लेंटिफ लिख लीजिए, प्लेंटिफ वाज नॉट इंटाइटल्ड टू रिकवर द बैलेंस ऑफ द रेंट, यानी जो बैलेंस ऑफ द रेंट वो दे चुके थे उसको रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज आल्सो एन इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब प्रोसेशन चेंज हो गया, नहीं निकला, तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो कोर्ट ने इसमें यही हेल्ड किया कि प्लेंटिफ जो है उसको रेस्ट ऑफ द रेंट को वापस करने के लिए लायबल नहीं है। ठीक, और ये दोनों प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रिंसिपल को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने सत्यव्रत वर्सेस मंगनी राम AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट में सत्यव्रत वर्सेस
मंगनी राम AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट में यस 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 ठीक है क्या किया, अपहेल्ड कर दिया और प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया कि ये दोनों प्रिंसिपल भारतीय परिवेश में लागू होंगे और इस तरह की दोनों अगर इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है तो उसका मतलब कि अगर कोई भी इम्पॉसिबिलिटी इस तरह दोनों तरह का इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है तो उस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड होगा और उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, उसका परफॉर्मेंस के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें और हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। पहला है स्पेसिफिक ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। स्पेसिफिक ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्या क्या फ्रस्ट्रेशन के ग्राउंड हैं? पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट मैटर ही स्पेसिफिक ग्राउंड है फ्रस्ट्रेशन का, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका ये बेसिस है कि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, दूसरा है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज, दूसरा ग्राउंड है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज। इट इज ए ग्राउंड ऑन विच बेसिस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल और फ्रस्ट्रेशन, द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हैज बीन बेस्ड ऑन सच ग्राउंड। ठीक है, पहला डिस्ट्रॉय ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दूसरा है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां अगर चेंज हो गई, जैसे हम लोग ने चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट, यानी जो घटना घटनी चाहिए थी यानी सब्सिक्वेंट घटना उसके साथ निहित थी, कंटिन्यूएशन में वो घटना थी, वो घटित नहीं हुई। नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट्स, डेथ आर इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, चौथा है डेथ आर इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, यानी क्या होता है किसी पार्टी का, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें से किसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, या इनकैपेसिटी हो जाती है जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस संभव नहीं है। ठीक है, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट आर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, यानी कोई हस्तक्षेप हो जाए, स्पेसिफिकली फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट अगर हस्तक्षेप हो जाता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन हस्तक्षेप हो जाता है तो उस कंडीशन में मान लिया जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। जैसे किसी स्पेसिफिक एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई। अभी जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि हम गए थे देखने और पूरा एरिया सील कर दिया गया, चंद्रलोक कॉलोनी भी सील हो गई। ठीक है, सब्सिक्वेंट घटना के अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर तो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ जो है धारा मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर 144 लगा दी जाती है और यहाँ की एरिया को सील कर दिया गया, कर्फ्यू लग गया। तो यानी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। या इंटरवेंशन ऑफ वार, किसी विदेश से अगर वार हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, उस कंडीशन में माना जाता है कि ये अगर युद्ध हो गया तो उस परिस्थिति में मान लिया जाता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या जितने भी आपके ट्रांजैक्शन चल रहे थे सबको शून्य मान लिया जाता है और उस कंडीशन में कोई लेन देन संभव नहीं होता है। ठीक है, सातवां है एप्लीकेशन ऑफ लीज, अगर कोई लीज है उसके परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन की बात आती है तो उस कंडीशन में इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तीन थियरी है, दो थियरी है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी फ्रस्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म, लिख लीजिए, थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म। थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंतर्गत दो थियरी है, थियरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म
और दूसरा है जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन, जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन थ्योरी, इनको को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद नोवेशन और एंटीसिपेटरी ब्रिज, ये दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर आई विल गोज टू अ रिजेंबलिंग ऑफ द नेसेसिटी व्हिच हैज बीन गिवन इन द सेक्शन 68 ऑनवर्ड्स, ठीक है, उसको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन हु हैज बीन जॉइंड मी, एंड काइंडली इट इज रिक्वेस्ट to share it to everyone who can take benefit of that.